नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। पुलिस के पास सब कुछ है। पारस हॉस्पिटल हत्याकांड, चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ा हुआ शूटर्स की फोटोज हैं, शूटर्स के वीडियोज हैं, शूटर्स के फिंगरप्रिंट हैं, सब कुछ है। इसके बावजूद अभी तक पुलिस ने तौसीफ आलम, तौसीफ बादशाह हो, तौसीफ खान हो या कोई भी दूसरा शूटर, चारों शूटर में से, पांचों शूटर में से कोई हो, किसी भी की भी गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस ने अब तक नहीं की है। अब इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो यह जो सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस ने पकड़ा नहीं है कि पुलिस बता नहीं रही है? देखिए, सवाल तो दीपक कई उठ रहे हैं। पुलिस ने पकड़ा है ये कैसे कहिएगा जब तक पुलिस पुष्टि नहीं करे। खबर तो चल रही थी, हर जगह चली कि एक मेन शूटर पकड़ा गया। तौसीफ बादशाह। हाँ, तो सिर्फ बादशाह जो हीरो बनकर चल रहा था, आगे सबसे आगे आगे वही चला और सबसे आखिरी बाद में वही वही निकला। निकला। तो उसकी गिरफ्तारी की खबर चल रही है मीडिया में, लेकिन पुलिस ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एसटीएफ लगातार रेड कर रहा है, फुलवारी शरीफ से लेके हाजीपुर में, बक्सर में भी। उसमें से कई शूटर बक्सर जिले के हैं और चंदन के घर पर जाकर मिलते भी थे। चंदन जब जेल से छूटा है तो उससे मुलाकात भी कर रहे थे वो। मतलब उसके जान पहचान के, उसके गिरोह से जुड़े लोग उसके गिरोह से या दूसरे गिरोह से जुड़े हो, जो बाद में टूट गए, शेरू के साथ पैक चले में गए। थे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो ये बादशाह है, अपने एक साथी के एक्सीडेंट में घायल हो जाने के बाद पारस में इलाज चल रहा था और उसका अटेंडेंट बन के वो रह रहा था बहुत दिनों से अस्पताल में ही, जो शूटर है। और उसने बहुत अच्छा संबंध बना लिया था अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों से, अस्पताल के कर्मचारियों से। तो सब लोग उसको पहचानते थे। मैंने जो बात आ रही है, तौसीफ बादशाह। हाँ, तो कितनी बड़ी योजना के तहत ये हत्या हुई है। अब पहले से जिसको हत्या करना है, जो शूटर है, वो पहले से अपने अस्पताल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और वहीं पर वो अटेंडेंट बन के रह रहा है अपने साथी का। और अब सबसे रिश्ता बना चुका है, अस्पताल के सुरक्षा कर्मी से लेके मेडिकल स्टाफ तक। आप देखा नहीं कि कमरे में कैसे घुसते हैं। आप किसी भी होटल, और एकदम ठीक एक दिन पहले कमरे का लॉक खराब हो जाता है 209 का। किसी भी होटल में आप घुसेंगे, आप अस्पताल में घुसेंगे तो कमरे में तो ऑटोमेटिक लॉक होता है। डीजीपी ने सवाल उठाया। डीजीपी ने, विनय कुमार ने कहा कि पुलिस जाती है तो पुलिस परमिशन लेकर जाती है अस्पताल में। ये अपराधी गए, बिना रोके टोके गए, इसकी इस पर भी पड़ताल करें। बिल्कुल, ये जांच का विषय है कि भाई पुलिस जाती है तो भी पूछा जाता है कि क्यों, किससे मिलने जा रहे हैं। अस्पताल है ना, वहाँ जब मन करे पुलिस थोड़े चली जाएगी। पुलिस को किसी अपराधी से भी पूछताछ करनी होती है तो अस्पताल के प्रबंधन से बात करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, डॉक्टर अलाउ करेगा तभी आप मिल सकते हैं। लेकिन 5 शूटर पिस्टल लेके चले गए, किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं। और दरवाजे का, अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक होता है। वो जैसे ही दरवाज़ा कोई सटाएगा वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। घंटी बजाइएगा तब कोई खोलेगा, तभी अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो शूटर आए, आपने देखा, और दरवाज़ा ऐसे किया, खुल गया। और कहा जा रहा है कि एक दिन पहले लॉक खराब हुआ था 209 का। इस पर भी जांच की जरूरत है। ये तो है, ये महज संजोग थोड़े हो सकता है कि जिस कमरे में शूट आउट हुआ है उसका लॉक भी एक दिन पहले खराब हो गया। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब जो चंदन के परिजन हैं वो तो अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी भी मिली भगत है। वो पुलिस की भूमिका पर भी संदेह जता रहे हैं, क्योंकि शास्त्री नगर थाने में जाकर सूचना दी थी कि भाई चंदन का इलाज चल रहा है, उसके पिता का इलाज चल रहा है, आप सुरक्षा दीजिए। लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन और ये भी सवाल उठ रहा है कि भाई पैरोल पर बाहर था एक सजा याफ्ता कैदी, तो उसको फ्री कैसे छोड़ दिया गया? अब जिसको आजीवन कारावास की सजा हो गई है, फांसी होने वाली है, उसको आप पैरोल पर छोड़ दीजिएगा बाहर फ्री, तो भाग भी जाएगा? नहीं भागेगा, विदेश भाग उसको जाएगा। फांसी की सजा हो गई थी, बाद में उसने ऊपरी अदालत में अपील की तो उसको आजीवन कारावास कर दिया गया। लेकिन जिसको आजीवन कारावास है वो तो लौट कर जाएगा भी नहीं, भाग जाएगा। बिल्कुल, जिसको आजीवन कारावास, देखिए फांसी आजकल होती नहीं है। अक्सर जब कोर्ट फांसी देता है तो ऊपरी कोर्ट में जाकर वो आजीवन कारावास में बदल जाता है। तो आजीवन कारावास का कैदी पैरोल पर बाहर है और अकेले घूम रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? बिना सुरक्षा के। बिना सुरक्षा के। और अगर वो क्राइम कर देगा कोई दूसरा, तो कौन जिम्मेवारी लेगा? क्राइम तो कर ही देगा और वो भाग जाएगा भाई।
वो अगर वो क्राइम कर देगा और फिर जेल चला जाएगा कि कौन जिम्मेवारी कोई साबित ही नहीं कर पाएगा कि उसने हत्या की है। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं जिस पर चर्चा नहीं हो रही है। ये आश्चर्य है। न कोई नेता और न कोई अधिकारी, ठीक है, सब कह रहे हैं कहा कि नेताओं को तो धमकी आ रही। देखिए पप्पू यादव को शेरू फोन करा दिया कि ये आप हट जाइए मामले से। पप्पू यादव को ये समझ नहीं है, वो भी तो जेल में रहे हैं, पैरोल पर वो भी तो बाहर निकलते रहे हैं, क्या उनको फ्री छोड़ दिया जाता था? नहीं ना। तो उनको तो यही सवाल सबसे पहले उठाना चाहिए। वो तो कैदी भी रहे हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा अनुभव है, लेकिन कहाँ उठाया उन्होंने ये सवाल? उठाया? नहीं उठाया। तो ये बड़ा सवाल है कि भाई कैसे वो अकेले घूम रहा था? वो तो कभी भी भाग सकता था। 14 साल फिर जेल में कोई जाएगा सजा भुगतने के लिए? बाहर अगर खुला कोई छोड़ दे तो जाएगा? नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिला है। पुलिस अधिकारी कुछ बता नहीं रहे हैं साफ साफ। और ये शेरू जो है ये बंद है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में। पुरुलिया में बंद है। ये कहा जा रहा है कि ये वहीं से इसने साजिश रची है और एक सुबोध का नाम आ रहा है। तो ये कौन है सुबोध, कौन है शेरू सिंह? कहा जा रहा है कि शेरू के साथ सुबोध के संबंध हैं। और शेरू तो इनका दोस्त ही था चंदन मिश्रा का। दोनों साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलते खेलते दोस्ती हो गई और उसमें किसी से लड़ाई हो गई तो बचपन में ही मर्डर कर दिया। दोनों चले गए जेल। तो उस समय तो नाबालिग थे दोनों। फिर जेल से बाहर निकले तो उनको मज़ा आने लगा अपराध करने में, क्योंकि जेल में कोई बच्चा चला जाए तो ऐसे ही अपराधी हो जाता है। तो जेल से निकले तो सधे हुए मजे हुए अपराधी बन गए, क्योंकि वहाँ दोस्ती हो गई होगी अपराधियों से। और उसके बाद धनाधन अपराध करना शुरू कर दिया, हत्या शुरू कर। चूना व्यवसायी राजेंद्र जी की हत्या हाँ, बड़े बड़े आज आधे दर्जन से ज़्यादा हत्याओं को। जेल के एक सिपाही की हत्या की। हाँ, एक क्लर्क की हत्या कर दी। और इसके बाद रंगदारी मांगने शुरू कर दी। तो केवल बक्सर में नहीं, आरा तक इनकी हनक थी। और कहा जाता है कि किसी व्यापारी से 5-10 लाख रुपया मांग दिया तो कोई सवाल नहीं करता था कि किस लिए, वो जाकर दे देता था सीधे। तो इतने खुखार अपराधी को पैरोल पर अकेले छोड़ दिया गया। अब इस सवाल का जवाब कहाँ कोई दे रहा है? मैंने तो शास्त्री नगर थाने में भी जाकर पूछा कि भाई आपसे सुरक्षा मांगा था क्या? उसके साथ पुलिस थी? मैंने पूछा था पारस हॉस्पिटल में जो पुलिस की जिप्सी थी उससे भी पूछा था कि जब ये शूट आउट की वारदात हुई तो पुलिस थी क्या वहाँ? क्योंकि वो तो कैदी है, कैदी को अकेले थोड़ी छोड़ दिया जाता है। राजन तिवारी जेल में जाते हैं, जेल से अस्पताल में, तो मैंने देखा है कि पुलिस सुरक्षा रहती है। आप मिल सकते हैं, ठीक है, पुलिस वाले इतनी छूट देते हैं कि अपने लोगों से मिल लीजिए, ठीक है, लेकिन आप शूट आउट करके भाग जाइएगा, इतनी छूट तो नहीं होती है। तो यहाँ तो कोई पुलिस वाला था ही नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। और भी कई सवाल हैं दीपक, जिसका जवाब अभी बिहार पुलिस को देना है। और शेरू से संबंध था सुबोध का, और सुबोध ने ही कह रहे हैं पप्पू यादव कि ये सारा काम किया है, उसी ने शूटर हायर किया, उसी ने। पूछ रहे हैं कि डीजीपी साहब ये सुबोधवा कब तक लोगों को मरवाएगा? ये पप्पू यादव के शब्द हैं। वो कह रहे हैं कि वो सरगना है गैंग का, उसी ने सब कुछ किया है। और तौसीफ बादशाह की गिरफ्तारी तो हम बता ही चुके हैं कि अभी हुई है या नहीं किसी को पता नहीं है, पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। चंदन हत्याकांड से पहले पीले कलर की जर्सी पहनने वाले को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जिसका सवाल अब बार बार उठा। जो सस्पेक्ट लग रहा है, छिप रहा है, वो कौन है वो? मैं कह रहा था कहीं मरीज का अटेंडेंस। हाँ, वो सस्पेक्ट लगातार ये सवाल उठ रहा है कि वो कौन है। तो पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। और 5 अपराधियों के नाम तो सामने आ चुके हैं, लेकिन बाइक पर हेमलेट पहनकर ड्राइव करने वाला अपराधी कौन था? सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने देखिए कितनी प्लानिंग है। अस्पताल में घुसने से पहले तौसीफ बादशाह ने बाहर अपने 5-6 जो लोग थे उसके साथ मीटिंग की। एक पोल बिजली का खंभा है, हाँ, वहां 7-8 मिनट 5 मिनट बैठ खड़ा होकर मीटिंग किया। बकायदा बताइए मीटिंग हो रही है अस्पताल के बाहर। अस्पताल के का सुरक्षा प्रबंधन और क्या है ये? अस्पताल से शूट आउट को अंजाम देने के बाद जब वो बाइक पर निकल रहे हैं तो बंदूक लहराते हुए निकल दे आर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कोई क्राइम वेब सीरीज भी फेल हो जाएगा। क्राइम वेब सीरीज फेल है। ये ना नकाब पहना है ना नकाब ढका है, रोड पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? देखिए, है क्या कि आपने सुना होगा कि पहले भी ऐसे हत्याएं हुई थी। ब्रिज बिहारी की हत्या हुई थी तो इसी स्टाइल में हत्या हुई थी, अस्पताल में ही हत्या हुई थी। वो मंत्री थे, उनके 2 कमांडो भी मारे गए थे उस शूट आउट में। और कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला जो उत्तर प्रदेश का माफिया था, उसने हत्या करवाई थी, बिहार के ही शूटरों का हायर किया था।
उनकी हत्या करवाई थी। और ठीक उसी अंदाज में वो हत्या के बाद वो हीरो हो गया था, बहुत बड़ा नाम हो गया था शिव प्रकाश शुक्ला, बहुत बड़ा नाम। वैसे ही इस शूटआउट को अंजाम देने के बाद, उसी अंदाज में इस शूटआउट को अंजाम देने के बाद अब तो ये बड़ा हो गया। सब हो गया, तौसीफ बादशाह, शेरू, सुबोध, सब। सब बड़े नाम हो गए। अब इनके नाम से ही कहीं अगर कोई रंगदारी मांगी जाएगी तो किसी की हिम्मत होगी कि नहीं देगा, क्योंकि वो तो डर ही नहीं रहे हैं भाई। चेहरा छुपाने की कोशिश नहीं, लहराते हुए भीतर भी मार रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं तो लहराते हुए जा रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ कल एक पूर्व आईपीएस अधिकारी भी थे, उन्होंने भी यह संकेत दिया, अरविंद ठाकुर ने, वो भी अपने समय के एनकाउंटर मास्टर रहे हैं, कि इनका एनकाउंटर होगा। कई पूर्व जो आईपीएस अधिकारी हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इनका एनकाउंटर होगा, क्योंकि इन लोगों ने एक मर्डर नहीं किया है, एक हत्या नहीं की है। इन लोगों ने यह चैलेंज किया है, न चेहरा ढका, रोड पर सेलिब्रेट किया, इन लोगों ने पूरे इकबाल को चैलेंज कर दिया। बिल्कुल। और जो मन मिजाज है एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का, उसको देखकर तो कहा ही जा सकता है कि अभी बचेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। कोई कह रहा है कि सारे शूटर गिरफ्तार हो गए हैं, पुलिस पुष्टि नहीं कर रही है। तो पुलिस ठिकाने लगाएगी या उसके बाद ही खबर आएगी। तो मुझे लगता है कि ये सारे शूटर मारे जाएंगे और इसमें से कोई बचेगा नहीं। पुलिस अब इनको प्रेम से जाके हाथ पकड़ के चाय पानी पिला के जेल नहीं भेजेगी। अब इनका इनकाउंटर होना तय है दीपक, और किसी भी घंटे किसी भी समय इनकाउंटर की खबर आ सकती है। और हम चर्चा कर रहे थे श्री प्रकाश शुक्ला का, तो उसी के अंदाज में तौसीफ बादशाह ने ये हत्या की है, और उसी की तरह एक झटके में पूरे देश भर में इसका नाम हो गया। अब तो दिल्ली जाकर फोन करेगा कि मैं तौसीफ बादशाह बोल रहा हूँ, तो कोई व्यापारी हिल जाएगा कि नहीं, कोई कारोबारी हिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका नाम तो अब केवल पटना तक सीमित नहीं रहा। मैंने तो इसके पहले इसका नाम भी नहीं सुना था, किसी ने नहीं सुना था। लोक चंदन जनशक्ति का भी नाम नहीं सुना था मैंने। लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस पशुपति पारस की पार्टी है, उनके पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं कि उसमें इसकी भी तस्वीर समाज सेवी के नाम से है। श्री प्रकाश शुक्ला ने जब ये विद्युत बिहारी की हत्या करवाई थी तो सोशल मीडिया पर वो हीरो हो गया था। उस जमाने में भी, मतलब अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया नहीं था, अखबार में, टीवी में, खबर में, हर जगह छाया हुआ था और लोग उसके जयकारे लगाते थे। भाई हीरो हो गया अचानक। तो अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, और देख लीजिए सोशल मीडिया पर बादशाह की कितना जयकारा लग रहा है। बादशाह को भी हीरो मान रहे हैं लोग, तो उसके जो समर्थक हैं हीरो बता रहे हैं। देखिए, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, अस्पताल में घुसा, उड़ा दिया। तो जो नहीं, तो ये तो बहुत खतरनाक बात है कि जब हमारे आइकॉन ऐसे अपराधी हो जाएंगे तो ये तो बहुत बहुत ही चिंता की बात। भाई, तो चिंता की बात तो है ही। तौसीफ कोई शरीफ है नहीं, जो मारा गया है वो भी कोई शरीफ नहीं था। और तौसीफ कोई नया अपराधी नहीं है। जो पुलिस सूत्रों के अनुसार तौसीफ के खिलाफ आधे दर्जन से ज़्यादा सीरियस अपराध के मामले दर्ज हैं। बिहार के शेखपुरा जिले का वो निवासी बताया जाता है, और उसके खिलाफ हत्या, फिरौती, रंगदारी से लेकर आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। और उसका गैंग पश्चिम मध्य बिहार के कई जिलों में एक्टिव है। और कहा जाता है कि तौसीफ की गिनती उभरते हुए खुंखार अपराधियों में हो रही थी, और इस शूट आउट को अंजाम देकर तो सबसे खुंखार अपराधी आज की तारीख में बन ही गया है। उसका नेटवर्क फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए बिहार के युवाओं के बीच फैलता जा रहा है। अब हर जगह चर्चा उसी की हो रही है। तो एक झटके में कोई इतना बड़ा अपराधी हो जाए, ये संभव नहीं था आज के पहले। सोशल मीडिया के ज़माने में ये संभव हुआ है। तो मुझे लगता है कि पुलिस की चुनौती भी तो बढ़ी है सोशल मीडिया के चलते, और अब पुलिस चाहती है कि इसका तगड़ा जवाब दिया जाए। गिरफ्तार भी कर लेगी पुलिस तो ये कलंक थोड़ा मिटेगा, लेकिन पुलिस इनकाउंटर में ढेर कर देगी तो सब लोग भुला जाएंगे कि ठीक है, पुलिस ने जैसे को तैसे जवाब दिया। तो पुलिस उसी तैयारी में है कि वो पकड़े और इनको उड़ा दे। और ये पकड़े जाएंगे इतना आसानी से भी नहीं, इतने दुसाहसी हैं। ये तो गोली भी चलाएंगे पुलिस के ऊपर, पुलिस को ललकारेंगे भी, और पुलिस को ललकारेंगे तो ये मारे जाएंगे। तो एसटीएफ की टीम एकदम खोजी कुत्तों की तरह लग गई है इनके पीछे। अब जहाँ मिलेंगे मान लीजिए कि इनका ढेर होना तय है, और किसी भी वक्त, किसी भी घंटे ये खबर आ सकती है कि चंदन मिश्रा के हत्यारे पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए। तो इंतजार करिए, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
आज से कल तक पुलिस सब कुछ कर देगी, क्योंकि पहचाने हुए हैं, उनकी आइडेंटिटी खोजनी नहीं, पता नहीं करनी है। सबके घर, सबके रिश्तेदार से बातचीत हो रही है, पूछताछ चल रही है। कहाँ भागे होंगे? उत्तर प्रदेश भागे होंगे, नेपाल भागे होंगे। तो खबर है कि बिहार पुलिस उत्तर प्रदेश नेपाल के सीमा से लगे पुलिस से भी संपर्क में है, और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर सारे शूटर दबोचे जाएंगे या इनकाउंटर में मारे जाएंगे। तो जिस तरह से यह दबाव है पुलिस पर कि यह जिस तरह से चैलेंज किया है इन अपराधियों ने, चाहे तौसीफ बादशाह की बात हो या उसके साथी बलवंत या दूसरे शूटर्स की बात हो, इन लोगों ने पुलिस के इकबाल को चैलेंज किया है। अगर ये एक अपराधी को कहीं गोली मार देते तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने अपना चेहरा दिखाया, पारस हॉस्पिटल में घुसे जहां कितने मरीजों की जान जा सकती थी अगर शूट आउट होता, लाशें बिछ सकती थी। तो या पुलिस ने भी अब इसे उसी चैलेंज की तरह देखना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की इस मामले में पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। और अब जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष ने बताया है कि ये जल्द ही 24 से 48 घंटे के अंदर या तो दबोचे जाएंगे, और अगर इन लोगों ने पुलिस पर हमला करने का दुस्साहस किया, जैसे दुस्साहसी ये दिखते हैं, तो इनका एनकाउंटर तय है। तो हम पूरे इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया। हम आपको बिहार सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की उन महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं की जो सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना है। पहली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवावस्था पेंशन योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को जून माह से 1100 प्रति माह की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 35,59,000 से अधिक है। दूसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसमें 40 से 79 वर्ष की बीपीएल परिवार की विधवाओं को 1100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है और लाभार्थियों की संख्या 6,32,000 से अधिक। तीसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, जिसमें उन बीपीएल परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को मिलेगी जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है। जून माह से 1100 प्रति माह मिल रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या है 1,10,000 से भी ज्यादा। चौथी योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है या उनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है, और ये उन्हीं विधवाओं के लिए है जो केंद्र की योजनाओं से लाभ नहीं उठा रही हैं। लाभार्थियों की संख्या 8,64,000 से भी ज्यादा है। पांचवी योजना बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1100 प्रति माह की पेंशन मिलती है। और अंत में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के उन बुजुर्गों को 1100 की मासिक सहायता दी जाती है। आवेदन के लिए आरटीपीएस काउंटर या SSP MIS पोर्टल का उपयोग करें।